आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट सेट नंबर है L 15 दिसंबर के साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइंस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। कई बार दोनों को पढ़ने के कारण हमको क्वेश्चन आसान पड़ता है। क्वेश्चन है, अ गर्ल मेक अ होल नियर बॉटम एट अ प्लास्टिक बॉटल। सी पुट हर थंब ओवर द होल टू कवर इट, fill the bottle with water up to half of its capacity. Then she closes the cap of the bottle tightly. And what happened when she remove her thumb from the hole? क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पर समझना है बस कि एक पहले बॉटल है, बॉटल में इस जगह पर क्या है, नीचे के साइड में एक क्या कर दिया गया, होल किया गया है, ठीक है। और उसके अंदर उसने अपने थंब को, मतलब अपने अंगूठे को क्या किया है, इसके अंदर ऐसे फंसा के रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें आधा बॉटल है पानी भर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस बॉटल के कैप को क्लोज कर दिया जाएगा। अब वो जब थंब यहाँ से अपना हटा देगी तो पूछ रहा है कि जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर भरा है वो नीचे की ओर गिरेगा या नहीं गिरेगा, ठीक है। तो जो वाटर है वो नीचे की ओर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि जो यहाँ पर जैसे बॉटल क्लोज पैक है पूरा पूरा, ठीक है, और जो अंदर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस है। बाहर का प्रेशर क्या है, हाई है, और अंदर का प्रेशर क्या है, लो है। तो बाहर का जो एयर प्रेशर है वो क्या करेगा कि इसको पुश करेगा अंदर की ओर, पानी को अंदर की ओर पुश करेगा और बाहर की ओर आने नहीं देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम पिपेट यूज किया करते थे जब साइंस एक्सपेरिमेंट यूज करते थे। तो अगर कोई केमिकल उससे लेना है तो उसमें केमिकल को हम लोग सक करके भरते थे, और जैसे ही जहां तक जिस लेवल तक उसको लेना था उसके बाद फिर ऊपर की साइड में उसमें थंब को लगा के हम लोग रोक लिया करते थे। वो भी सेम यही एयर प्रेशर का कमाल रहता था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम मैच करता है इन सबसे। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 पढ़ें, द वाटर विल स्प्रूट आउट, ठीक है ना, स्प्रूट आउट मतलब बाहर की ओर गिर जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अगला देखेंगे, द वाटर विल नॉट स्प्रूट आउट, हाँ ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल, प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज मोर देन द आउटसाइड द प्रेशर। अगर इनसाइड में अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर अंदर की ओर अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पानी जो है बाहर की ओर गिर जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर निकल आएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, सेकंड वाला भी हम लोग का। उसके बाद थर्ड वाला पढ़ते हैं, द वाटर विल स्प्रूट आउट, तो ये भी नहीं हो सकता है। बचा फोर्थ, फोर्थ ही होगा। देखो फोर्थ में लिखा भी है कि इनसाइड द बॉटल, प्रेशर इनसाइड द बॉटल लेस देन द आउटसाइड, द अंदर का जो प्रेशर है वो क्या है, कम है, लेस है। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, fill in the blank. Bakelite is a fill in the blank and it is used for making fill in the blank. On the other hand, PVC is a fill in the blank which is used for making fill in the blank. देख, बेकलाइट जो होता है ना, जैसे कि कुकर के यूटेंसिल्स जिसे हैं, हमारे जितने भी यूटेंसिल्स है उसके ऊपर जो प्लास्टिक यूज होता है, वो इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो, ये सब क्या है, बेकलाइट है, ठीक है ना। ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होने का मतलब क्या है कि जब भी ये अगर हीट भी होगा कोई चीज़ तो ये जलेंगे नहीं। तो इनका यूज मोस्टली किसमें, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक वायर, ये सब के लिए होता है। वहीं पर पीवीसी जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, और मोस्टली उसका यूज टॉय हो गया, कंटेनर हो गया, और ऐसी ही सारी चीज़ें बनाने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम देखिए बैकलाइट का थर्मोसेटिंग है, तो जहाँ जहाँ थर्मोसेटिंग ए में लिखा है वही वही मेरा आंसर होता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, यही यही सही हो सकता है। और अगर देखा जाए तो बी, तो यहाँ पर यूज किसके लिए हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिक स्विच के लिए, हाँ ठीक है, ये सही है। और थर्मो पीवीसी क्या, थर्मोप्लास्टिक है, और इसका कंटेनर बनाने के लिए यूज होता है। तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 2 भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है इसका यूटेंसिल्स बनाने के लिए। यूटेंसिल अगर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये थर्मोप्लास्टिक है, थोड़ा ज्यादा हीट जैसे ही पाएगा ये क्या करेगा, अपना शेप साइज चेंज करने लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, 63 number. An oxide of substance X react with water to produce another substance Y. Y react with oxygen to form Z. It is observed Y turn blue litmus to red. Which of the following can be concluded X, Y, Z? X का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अन्य पदार्थ Y उत्पन्न करता है। Y ऑक्सीकरण से अभिक्रिया का कर Z बनाता है। ये प्रेक्षण किया गया है कि Y नीला लिटमस को लाल कर देता है। एक्स वाई जेड के विषय में निम्नलिखित में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखें, तो अगर हमारा जो वाई है वो हमारा
रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दे रहा है, रेड टू ब्लू हो जा रहा है। तो वाई जो है, वाई क्या होगा, कुछ वाई हमारा एसिड होगा, कैसा होगा हमारा, एसिडिक होगा, ठीक। तो देखते हैं वाई में एसिड कहाँ कहाँ पे दिया है। तो वाई में एसिड पहला ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है और चौथा ऑप्शन में, यही आंसर हो सकता है। अब देखते हैं पहला क्या लिखा है, ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस एक्स, ठीक है ना। अगर वो जब रिएक्ट कर रहा है तो वाई बन जा रहा है, और वाई कैसा बन रहा है, एसिडिक बन रहा है। तो हमको एक ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हमको पता होना चाहिए कि जैसे जितना भी नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन ही ले लेते हैं, अब कार्बन ऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लें हम लोग, ठीक। ये लोग ना एसिडिक होते हैं नेचर में। ये जब भी किसी लिक्विड के साथ या फिर एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी के घोल में चले जाएंगे तो इन लोग क्या होंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन एक्स है वो क्या होगा, कोई ना कोई नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल। अगर वहीं पर एक्स अगर मेटल होता, अगर एक्स हमारा मेटल होता तो जो इसका ऑक्साइड होता, मेटल ऑक्साइड, वो होता है हमारा बेस, ठीक है, क्षारीय गुण होता है उसका, बेसिक नेचर का होता है वो। तो जहां भी अब नॉन मेटल होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर देखते हैं नॉन मेटल कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड नॉन मेटल दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 नॉन मेटल है, और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेटल है, और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ये भी मेटल है, ठीक है। हमको चेक करने किसमें करना है, 1, 3 और 4 में। 2 तो पहले ही क्या हो गया है, कैंसल आउट हो चुका है, ठीक, 2 पहले ही कैंसल आउट हो गया है। और जो थर्ड में नॉन मेटल है, फोर्थ में भी नॉन मेटल है, तो अब 3 और 4 वाला ही या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, या तो दोनों में से ही कुछ ना कुछ गलत हो पाएगा। अगला देखेंगे, एक्स के बारे में बात हो गया, एक्स भी समझ गए, वाई भी समझ गए। अब आता है जेड की बारी। जेड बेसिक होगा नेचर में या फिर एसिडिक होगा नेचर में। तो देखिए जो वाई है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, जेड बनाता है। वाई पहले से ही क्या है, एसिडिक है, और वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका जेड बनाएगा तो जेड का जो नेचर है वो हो जाएगा एसिडिक, कि पहले से ही वो एसिडिक है और उसके बाद जब उसके साथ रिएक्ट ऑक्सीजन करेगा तो नेचर में खासा उसका चेंज नहीं आएगा, तो उसका नेचर भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 भी कैंसिल आउट हो गया तो सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर। Which of the following is likely to happen when chlorine gas is added to the solution of the sodium bromide? अगर हम लोग सोडियम ब्रोमाइड लिख ले तो क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे NaBr। अगर इसमें हम लोग क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, क्लोरीन गैस को Cl2, तो क्लोरीन क्या होता है, ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को यहाँ से हटाएगा और बना देगा NaCl, और ब्रोमीन गैस क्या होगा यहाँ पर बाहर की ओर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापित कर दे रहा है ये एक दूसरे, तो यहाँ पर तो विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा उसके पोजीशन से। 65 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है। तो समझा जाए तो कैंडल होता है 3 जोन में होता है, ठीक है। का जोन होता है नॉन ल्यूमिनस, जो दिखता नहीं है, ठीक, और सबसे ज्यादा हीट वहां पर ही होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बीच में आता है येलोविश, जो थोड़ा मिड में मतलब हल्का सा पार्शियल कंबशन होता है वहां पर, या फिर हीट वहां पे कम होती है। और जो आता है इनर मोस्ट जोन, वहां पर मोस्टली वैक्स और अनबर्न वेपर होते हैं, डार्क हल्का डार्क कलर में होता है वो। अब यहाँ पर पढ़ते हैं जो हमारा ऑप्शन पहला नंबर सही नहीं है, ये हमको ढूंढना है, क्या चीज यहाँ पे सही नहीं है। द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जहाँ पे नॉन लुमिनस पार्ट है वो कंप्लीट कंबशन वहां पे हो रहा है। तो हाँ, तो ये बात सही है। अगर हम लोग देखा जाए तो जो हमारे घर पे LPG गैस होता है, जब वो बर्नर पे जलता है तो वो लुमिनस नहीं होता है, वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो वहां पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। द टेम्परेचर ऑफ द मिडल जोन एंड द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम, बोल रहा है कि जो मिडिल जोन है और जो नॉन लुमिनस पार्ट है, जो बाहर वाला लेयर है, उसका दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम है। नहीं हो सकता है सेम। जब मिडिल वाला पार्ट होता है वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, कंप्लीट पूरे तरीके से वो जलता नहीं है। और बाहर में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, बाहर का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा हाई रहता है। तो गलत होना तो पहला सेकंड ऑप्शन यहीं पे मिल जा रहा है कि यही ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है, कि कैंडल के फ्लेम के बारे में यही स्टेटमेंट जो है हमारा कथन जो है वो गलत है।
ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। लेकिन येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज रीजन ऑफ पार्शियल कंबशन, ठीक है, तो बात सही है, पार्शियल कंबशन यहाँ पे हो, पूरी तरीके से नहीं चलता। इनर मोस्ट जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्राइजेस अनबर्न वैक्स वेपर, हाँ ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, Which of the following medium is present between the inner and the outer layer of the thermos flask and why? अगर हम लोग थर्मस फ्लास्क को देख लें तो कुछ ऐसा है कि एक ये ऐसे रहता है बाहर की ओर, उसके बाद एक अंदर की ओर एक और लेयर रहता है यहाँ पे, ठीक है, एक और लेयर रहेगा। और पूछ रहा है कि ये जो पार्ट है, पार्ट में हमारा इस पार्ट के अंदर क्या है, एक तो ये बार पहले पूछ रहा है, यही चीज़ हमको बताना, मोस्टली यही वाला पार्ट बस हमको पूछ रहा है। ये तो पहला है एयर, दूसरा ऑप्शन दिया है स्टील, तीसरा ऑप्शन दिया है वैक्यूम और चौथा ऑप्शन दिया है एयर। थर्मस फ्लास्क में अगर कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं तो वो थोड़े लॉन्ग टर्म तक जैसा टेम्परेचर उसका है वैसा बना हुआ रहता है। अगर स्टील होगा तो स्टील क्या कर देगा, लॉस को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है ना, रोकेगा कैसे, रेडिएशन या कन्वेक्शन। स्टील तो खुद ही कंडक्ट कर देगा हीट को और क्या करेगा, वहां पे हीट का लॉस हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं एयर। एयर प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन, नहीं, एयर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट को कंडक्ट कर लेंगे सराउंडिंग में और क्या कर जाएगा, वो अपना जो भी सब्सटेंस हम लोग अंदर की ओर रखे हैं वो क्या करेगा, अपना हीट लूज कर जाएगा, ठीक है। तो एयर जो जिसमें जिसमें है वो ऑप्शन नहीं हो सकता है, स्टील तो हो ही नहीं सकता है, बच रहा है वैक्यूम। वैक्यूम में आंसर होगा क्योंकि वैक्यूम में देखिए हीट का जो ट्रांसफर है वो सिर्फ रेडिएशन, ठीक है ना, जैसे कि जो सन की किरणें होती हैं, ठीक है, वो रेडिएशन है, ठीक है, उनके वैसा जो ट्रांसफर है वो सिर्फ रेडिएशन में, और कंडक्शन नहीं हो पाएगा वैक्यूम में, ना तो कन्वेंशन हो पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। Bougeot want to set up a circuit for the purification of copper. Which are the following electrodes and solutions should he opt for? ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो हमको ये बताना है कैथोड और एनोड पे बताना है क्या क्या चीजें लगेंगी। अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का तरीका है उसी में ये यूज होता है, ठीक है। अगर एनोड और कैथोड को देख लिया जाए तो हमारा एनोड पर इम्प्योर कॉपर पहले ऑप्शन में बोल के रखा है, सेकंड कैथोड प्योर कॉपर और थर्ड सोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। जैसे सोल्यूशन वाटर का कभी यूज नहीं होगा, इसको प्योर करना है उसी का हम लोग सोल्यूशन इसमें यूज करेंगे। तो हम लोग को प्योर किसका करना है, कॉपर का, तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो ये 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि कहाँ पर सही चीजें लिखी हुई हैं। एनोड, एनोड एंड एनोड, एनोड पे क्या पहले लिखा है कार्बन, ठीक है, कार्बन का काम क्या है यहाँ पर, कार्बन को अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है ना, कार्बन का कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गया। अब बच रहा है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। एनोड पे बोला जा रहा है इम्प्योर कॉपर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में बताया जा रहा है प्योर कॉपर होगा। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो एनोड एक ऐसा होता है कि ये एनायन को अट्रैक्ट करता है। एनायन, एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव किस्म के होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, ठीक है। तो इसका खुद कैसा होना चाहिए, एनोड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, और अगर मान लो ये एनोड है, ये खुद कैसा है, पॉजिटिव है, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, नेगेटिव वाला, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4। तो यहाँ पर हमको अगर ये CuSO4 ब्रेक होगा तो ये बनेगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और SO4 2 नेगेटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इस प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। अब जैसे ही SO4 इसके अंदर जुड़ेगा वैसे ही क्या करेगा, एक इम्प्योर कॉपर यहाँ एनोड से निकल के, इम्प्योर कॉपर ये एनोड पे हम लोग क्या रखेंगे, इम्प्योर कॉपर को रखेंगे, इम्प्योर कॉपर एनोड से निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव। और इस कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर का सोल्यूशन कॉपर बच रहा है वो जाके ये प्योर वाले पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर जाके पूरा ऐसे धीरे 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 करके पूरा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसके ऊपर पूरा पूरा आ जाएगा, पूरा पूरा लग जाएगा, ठीक। तो ये देख रहे हैं कि इम्प्योर वाला कॉपर है वो हमारा किधर लग रहा है, एनोड पे लग रहा है, प्योर कॉपर हमारा किस पर लग रहा है, कैथोड पे लग रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जहां पर दिया है कि एनोड पर प्योर कॉपर रहेगा और कैथोड पे क्या रहेगा, प्योर कॉपर, और साथ में सोल्यूशन किसका रहेगा, कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 है,
A ray of light enter two media XY different optical density. Refer through to the table given below and identify ABCD. कॉन्सेप्ट हम लोग को इतना समझ के रखना है कि अगर कोई भी लाइट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर अगर ट्रेवल करेगा, जैसे यहाँ पर ये क्या है, एयर, यहाँ पर एयर वाला मीडियम है और इसके नीचे ये पूरा पूरा क्या है, ग्लास का मीडियम है, ठीक है, जी से सोल्व कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब ये जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो इसमें इसका पथ चेंज हो जाता है, इसका रास्ता बदल जाएगा, ठीक है, रास्ता बदल जाता है, इसका स्पीड चेंज हो जाता है और इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है, जहाँ से ये लाइट प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, वही डिसाइड करेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और ये जो स्पीड है, स्पीड बदल जाएगा, इसका वेवलेंथ जिसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही भाई हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, एयर से ग्लास की ओर जब जाते हैं, तो जो यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर पार्टिकल हल्के दूर दूर में होंगे और यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं ये थोड़े क्लोज होंगे, अगर कोई भी ऑप्टिकल डेंसर होगा, ठीक है ना, अगर किसी का कोई जो ज़्यादा घना मीडियम होगा, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स उसके पास पास होंगे और वो क्या करेंगे, लाइट की स्पीड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेबल दिया है और ABCD के लिए पूछा है कि ABCD में क्या होगा, ठीक है। पहला बोला है कि मीडियम एक्स, इस बार पिछले बार हम लोग को पता था कि क्या है, ग्लास है, इस बार मीडियम का हम लोग को नाम नहीं पता है, उसको मीडियम एक्स बोल दिया गया है। अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके अंदर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, अगर कहीं पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वो मीडियम ऐसा होगा जैसे कि ग्लास से एयर में चला गया, तो ग्लास में कम था, एयर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब ए और डी दोनों ही फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है और एक फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर ए में भी नो चेंज है और डी में भी नो चेंज है। ऑप्शन नंबर 2 में ए में नो चेंज, डी में नो चेंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में भी ए में नो चेंज और डी में नो चेंज। वहीं पर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस लिख दिया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहीं पर ऑप्शन नंबर 4 ए डिक्रीजेस लिख दिया है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी बोला है चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। वेवलेंथ भी स्पीड से ही जुड़ा हुआ है, अगर स्पीड हमारा बढ़ जा रहा है तो वेवलेंथ भी हमारा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं बी इंक्रीजेस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है बी इंक्रीजेस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। Fill in the blank. The process of by which dead vegetation is converted to the fossil fuel, fill in the blank, at fill in the blank pressure and fill in the blank temperature is called as fill in the blank, ठीक है। यहाँ पर ये देखते हैं, एक ही मैं बात करूँ, अगर कोई भी डेड वेजिटेशन है तो वो किस में बदल जाएगा, कोल में बदल जाएगा। कोल में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, किस पर, एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, ठीक। और इसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोनाइजेशन। तो देखते हैं हाई, बी में भी हाई और सी में भी हाई कहाँ कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। A sample of soil mixed with water turn the pH paper yellow orange. Which of the following would now change the color of the pH paper to bluish? अगर सॉइल जो है हमारा वो बदल दे रहा है, येलोइश ऑरेंज में बदल दे रहा है, तो सॉइल वो हल्का सा एसिडिक होगा, ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और कौन सा इसमें से पूछ रहा है कि वो वापस से उसको ब्लू कलर में ले आएगा, ठीक है, येलोइश ऑरेंज में हो चुका है, ठीक है, और वापस इसको ब्लू में क्या चीज़ ले आ पाएगा। सिंपल बात, कोई बेस या फिर कोई क्षारीय प्रवृत्ति का होगा वो उसको वापस से ब्लूइश कलर में ले आएगा, ठीक। तो अगर देखा जाए तो विनीगर ये भी एसिडिक होगा, ठीक है, माइल्ड एसिडिक होता है। लेमन जूस ये भी एसिडिक है। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बेसिक है, ठीक है, और यही उसको वापस ब्लू कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हाँ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। Which of the following would you choose for making a fuse wire? फ्यूज वायर अगर बनाना है, जैसे पुराने इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में फ्यूज वायर यूज हुआ करते थे इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा करंट आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक डाउन करने के लिए और पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट बचाने के लिए फ्यूज वायर यूज हुआ करता था, ठीक है। लेड पीबी लेड को शो करता है एंड टिन एसएन, इन दोनों का अलॉय होता है हमारा फ्यूज वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है रेजिस्टेंस एंड थिकनेस, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें चेक करनी। मेल्टिंग पॉइंट इसकी लो होनी चाहिए।
अगर लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो ज़्यादा जैसे ही हीट आएगा तुरंत क्या होगा, ये पिघल जाएगा और यहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो करंट का फ्लो पूरे बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की तरफ नहीं होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा ही ऑप्शन हो सकता है। और पहला और दूसरा ऑप्शन में देख रहे हैं दोनों में ही क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है, अब हमको यही बताना है थिक होगा या थिन होगा, तो यहाँ पर ये हमारा थिन वायर होता है। ठीक है, क्योंकि जो जल्दी से मेल्ट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग 72। विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिक्सेशन एट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक, सारे को पढ़ लेते हैं। अपटेक ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट थ्रू रूट सिस्टम, बोल रहा है कि पौधों का द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिक का उद्ग्रहण। ठीक है, उद्ग्रहण पहले कैसे हो जाएगा, पहले तो वो चीज होना चाहिए तब ना उद्ग्रहण हो पाएगा, आगे देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, पादप प्रोटीन और अन्य यौगिक का संश्लेषण। ठीक है, ये तो जब वो नाइट्रोजन को ले लेगा तब बना पाएगा। अगला पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, मृत पौधे और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण। और आखिरी वाला ऑप्शन लिखा है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कई जीवाणु बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। सबसे पहला यही होगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसीलिए देखा जाए तो जिसमें भी डी आगे में होगा वही हमारा आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं, अगला स्टेप क्या है, सी या ए। सी या ए में कंफ्यूजन है, सी को देख लेंगे। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट, अगर प्लांट डेड होगा, ठीक है, पहले प्लांट ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो सी तो नहीं हो सकता है आगे में, तो बच क्या रहा है, ए। अपटेक ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट थ्रू रूट सिस्टम, हाँ पहले नाइट्रोजन जब बैक्टीरिया फिक्स कर दिया है, ठीक है, स्थिरीकरण हो चुका है, तब क्या करेगा, अब प्लांट उसका उद्ग्रहण कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग 73। पूछ रहा है, फॉलोइंग वेदर चार्ट ऑफ सिटी फॉर डिफरेंट मंथ, विच मंथ विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, पहले तो इवापोरेशन क्या होगा, वो सन की हीट के कारण जो वाटर वेपराइज हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इवापोरेशन कहेंगे। अब देखते हैं टेम्परेचर, सबसे पहली बात सबसे ज़्यादा किस दिन है, किस मंथ में है, ए बी और सी में, तो सबसे ज़्यादा किस मंथ में है, बी में है। और विंड स्पीड भी क्या है, इसी मंथ में सबसे ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी साथ में कम है। ठीक है, ये सारे कंडीशन शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा इवापोरेशन इसी मंथ में होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, नंबर 74, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर इज करेक्ट। फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा भाई जो स्टेप है वो करेक्ट है, इन सारे ऑप्शन से ये बता देना है। सीडलिंग आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो पहले ही डेवलप नहीं कर जाएगा, पहले वो सीडलिंग बनेगा उसके बाद ही एम्ब्रायो डेवलप होगा। यहाँ पर भी लिखा है एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन, ये इतना तो ठीक लग रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, ठीक है, फॉर्म्ड आफ्टर द पॉलिनेशन, नहीं पॉलिनेशन के जस्ट बाद नहीं होगा, पहले सीडलिंग बन जाएगा उसके बाद ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो लिखा है सीडलिंग आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन, हाँ ये बात सही है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, ठीक, अंतःस्रावी और बहिस्रावी बोलेंगे हिंदी में। तो एंडोक्राइन जो है वो यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डक्ट नहीं होता है, लेस लोग होंगे, ठीक है, डक्ट लेस होगा। वहीं पे एक्सो क्या होगा, डक्ट के साथ होगा, ठीक, ट्यूब्स के साथ होगा जो हम लोग बोलेंगे। तो पहला क्या है, पैनक्रिया एंड एड्रेनल आर एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ ये बात सही है। पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और एड्रेनल एड्रेनाइन हार्मोन प्रोड्यूस कर जाएगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन थ्रू डक्ट, तो अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, तो यही वाला चीज जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है, हमको यही तो चीज ढूंढना था कि इसमें कौन सा हमारा आंसर सही नहीं है या कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, असर्शन है,
डिफॉरेस्टेशन कैन लेड टू द फ्लड्स। ठीक है, ये बात सही है, अससन हमारा सही है। अगर वन विनाश होगा तो बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। द इन्फ्ल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अगर वन कटाई होगा तो जो इन्फ्ल्ट्रेशन रेट है वाटर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। इसी कारण से फ्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो एरिया, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, उस एरिया में पानी का जब भी पानी का लेवल बढ़ेगा, रिवर में ही बढ़ेगा, तो वो हमारे एरिया में क्या कर जाएगा, वो अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक, और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन यही इनमें से सबसे ज्यादा मुख्य कारण, वन विनाश ही इसका कारण बनता है। 77 है, अ टीचर गिव फॉलोइंग मटेरियल टू द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। पहला ग्रुप ए को हम मिला हुआ है 3 रेक्टेंगुलर ग्रास स्ट्रिप और सर्कुलर प्लेन प्लेट, glass plate, some pieces of bangle and cardboard tube and disc, 2 plain mirror and hard card box। और ग्रुप नंबर बी को मिला है। तो देखते हैं, क्वेश्चन यही है कि बस पूछा गया है कि ग्रुप ए क्या बना पाएगा और ग्रुप बी क्या बना पाएगा। ठीक, अगर हम लोग देख लें कि ऑप्शन जो है वो क्या क्या चीज़ का है, पेरिस्कोप है, कैलेडोस्कोप है और पेरिस्कोप। मतलब ग्रुप ए जो है वो दोनों में से कोई एक बना पाएगा, पेरिस्कोप या तो बना लेगा या तो कैलेडोस्कोप बना लेगा। ग्रुप बी के पास क्या क्या, कैलेडोस्कोप, न्यूटन डिस्क, पेरिस्कोप या पिनहोल कैमरा। ग्रुप ए वालों के पास कैलेडोस्कोप बनाने के सारे संसाधन हैं। बगल में डायग्राम में देख सकते हैं, ये 3 जो इसके रेक्टेंगुलर प्रिज्म जैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है, 3 जो साइड्स है। और वहीं पर ग्रुप बी के पास पेरिस्कोप बनाने का पूरा संसाधन है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। न्यूटन डिस्क, न्यूटन डिस्क एक गोल तरह का डिस्क होगा, ठीक है। उसके अंदर ऐसा 7 कलर में ऐसे हम लोग डिवाइड किया रहेगा ये, और इसमें जो रेनबो है, ठीक है ना, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के सारे 7 रंग होंगे। ठीक, और जब इसको ये रोटेट किया जाएगा, दिखेगा, जब ये रोटेट होने लगेगा, ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का दिखने लगता है। ठीक है, ये है न्यूटन डिस्क। ठीक है, सारे कलर आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा का डायग्राम बगल में शो हो रहा है। ठीक है, पिन होल कैमरा सिंपल सा बिना लेंस का यूज किया हुआ कैमरा रहता है। इसके अंदर इन्वर्टेड उल्टा इमेज हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बना सकते हैं। आगे देखेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल फॉर अस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। हमको यही बताना है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव कौन सा जैसे ऑप्शन होगा जो यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं, हमारे फायदेमंद नहीं है। हमारे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ये हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक, खाद की तरह यूज हो पाएगा। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ये भी फायदेमंद है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन हाउस, और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में काम तो आते हैं, लेकिन फूड आइटम्स को प्रिजर्व हम लोग नहीं कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड आइटम्स को बल्कि खराब कर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या ये इन चारों में से क्या ऑप्शन सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्यूर। अगर हम लोग उर्वरक को जैविक खाद द्वारा अगर बदल देंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, या फिर उसकी उर्वरता भी बढ़ेगी। आगे देखेंगे, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन 2 क्रॉप, 2 फसलों के बीच में उसको एक बार छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, बिना बोए छोड़ देना चाहिए। तो हाँ, इससे भी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स अल्टरनेटिवली एवरी सीजन, प्रत्येक ऋतु में एकांतरंत विभिन्न फसलें उगाना, इससे भी हमारा फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। अगर देखा जाए, मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉप वाइल सोइंग, बीज बोते समय न्यूनतम दूरी बनाए रखें, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यही इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस मतलब उसके चेंज होने में क्या चीज का, मतलब उसके जो डेवलपमेंट प्रोसेस में मोस्टली किस चीज का, कौन से हार्मोन का यूज होता है। ठीक है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का यूज होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में भी रहता है, हमारे नेक के पास। इसका अगर यहाँ पे इस हार्मोन का कमी हो जाएगा तो हमको गोइटर डिजीज हो जाता है। आगे देखेंगे 81 नंबर, टीचर वाइल टीचिंग ऑन टॉपिक इन केमिस्ट्री आइडेंटिफाई फॉलोइंग कॉन्सेप्शन ऑफ लर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या फिर वैकल्पिक धारणा, ठीक है, वैकल्पिक धारणा नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कि क्या होता है, कई बार हम बच्चों को अगर कोई भी बात हम लोग बता रहे हैं तो वो कई सारी चीज़ें पहले से जानता है, इस कारण से वो कई चीज़ों के बारे में मिसकॉन्सेप्शन बना लेता है, अपने दिमाग में एक अलग से कुछ न कुछ उसके बारे में सोच लेगा, ठीक है। तो यही जो गलत सोचना है या फिर जो सोच रहा है तो वो उसके सोच में जो गलती आ रही है, एरर हो जा रहा है, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है, ठीक है। इसी को बोला जाता है वैकल्पिक धारणा या फिर इंग्लिश में बोला जाएगा अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। अगर जैसे हम लोग कार्बन एटम के बारे में बात, तो कार्बन एटम के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं उससे, तो मोस्टली कार्बन से वो ये समझ रहा है कि कार्बन एटम जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा। हाँ, ये मिसकॉन्सेप्शन उसके दिमाग में बन सकता है, तो ये भी ठीक है। दूसरा, अगर केमिकल बॉन्ड जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, अगर हम लोग को पढ़ाना है CH4, तो CH4 को हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बच्चे को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। तो वो बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है, ये अपने आप मिसकॉन्सेप्शन बन सकता है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है ना, वो क्या है, लाइन है, ठीक है ना, वो लाइन है। ये एक्चुअल में भी एक ऐसा है, एक लाइन जैसा होता है, ये भी एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन है, तो ये भी ठीक है। अगला, एडिंग ऑक्सीजन इज अ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये भी एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये जो है ये कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं होगा, ये पर्टिकुलरली इसको थ्योरेटिकली कहीं पे पढ़ाया गया होगा या समझाया गया होगा, तभी जाके वो समझ पाएगा, उसके दिमाग में ये नया टर्म है और ये कोई मिसकॉन्सेप्शन अपने आप डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, यही तो पूछा था कि कौन सा अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ लेंगे अब हम लोग। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। पहला है प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तीसरा है फ्यूल बर्न लाइक फायर, चौथा है बैटरी इज अ टू फ्लैशलाइट एंड एज हेडलाइट इज टू कार, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो साइंटिफिक एनालॉजी बोला जा रहा है या फिर वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता, ठीक। अगर जैसे कि अगर ये देख ले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक। जो हमारा साइंटिफिक एनालॉजी में करते हैं यही है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को पकड़ेंगे और उसको एक कोई ऐसे जनरल चीजों के साथ हम लोग उसको कंपेयर करेंगे जो हम लोग जान रहे हैं, उस टॉपिक को हमको लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए। तो जैसे एक हमारा फेमस है कि क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो यही यहाँ 82 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है अ टीचर ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इन क्लास, व्हाट कुड बी हर ऑब्जेक्टिव। शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच संबंधों को समझना। दूसरा है टू फैमिलराइज लर्नर विद द इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, विद्यार्थी को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना। चौथा है प्रमोट स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट थर्मल रिएक्टर, और चौथा है टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ये चीज के लिए उसको मदद मिलेगा। तो जहां जहां ऑप्शन डी होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है और तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकेगा। आगे देखेंगे टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, हाँ ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसका कि भाई इन तीनों के बीच में आपसी संबंध को बच्चे समझ पाएं, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जहां जहां होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला नंबर में ऑप्शन ए नहीं है तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, दूसरा में है और तीसरा में भी है, ये दोनों हो सकते हैं। और अब हमारा फंस रहा है एक जगह सी है और एक जगह बी है, ठीक है। सी को देखते हैं टू प्रमोट स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, और बी है टू फैमिलाइज लर्नर विद द इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन जब ये आपस में डिस्कशन करेंगे तो ग्लोबल कंसर्न और न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण कई बार हुए नुकसान के बारे में भी बातचीत होगा और उनके बारे में सबको जानना के लिए मिलेगा। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करना मेन टीचर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से भी टीचर उसको क्लास में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है। तो डिबेट का मेन रीजन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टू फैमिलियराइज लर्नर विद द इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा
3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। Which of the following is not consistent with the contemporary understanding of science? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला पढ़ेंगे हम लोग। Following one scientific method is surely and the only way to the scientific discovery. विज्ञान विधि का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण के खोज का। एक निश्चित और एकमात्र मार्ग, ये जो शब्द का इस्तेमाल हो गया, यही क्या हो गया, श्योरली एंड द ओनली वे, यही क्या हो गया, इसके नहीं होने का कारण है। ठीक है ना, जो हमसे सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, जो अभी के वक्त में जो हमारे साइंस के बारे में जो समझ है उसके हिसाब से कौन सा चीज सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही बात जो कॉन्टेम्प्रेरी साइंस का अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से सही नहीं है। 85 में देखेंगे हम लोग। Consider the following excerpt. Bohr's theory of atom marked as revolution in the science. It led to the proposition of stationary energy states for electron in which the electron does not radiate energy while revolving around the nucleus. ठीक है, अगर बोर से देखें तो इसका आया था थॉमसन का आया था कि किसका आया था, रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल में ये कहा गया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। और तब इसका एक यहाँ पर लिमिटेशन हुआ था कि अगर चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और इसलिए एनर्जी रेडिएट करेगा और लास्ट में आके कोलैप्स कर जाएगा, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, और हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है इन रियल लाइफ। ठीक है, तो नील बोर ने ये थ्योरी अपना दिया था कि भाई रेडिएट, जब भी वो ऑर्बिटल में मूव कर देगा इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ठीक, तो हमको यही समझना है कि इसमें पूछा है कि व्हाट डज द अबव एक्सक्रिप्ट इलस्ट्रेट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस, ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिख रहा है कि ये क्या शो कर रहा है नेचर ऑफ साइंस में। साइंस इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या, व्यक्तिगत है क्या, नहीं है। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल, तो वैल्यू न्यूट्रल है साइंस, वैल्यू न्यूट्रल है, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से अभी ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी सही नहीं है। साइंस इज टेंटेटिव, हाँ टेंटेटिव मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है, समय के साथ। सोशल एंड कल्चरल एम्बेडेड, ये तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि साइंस जो है टेंटेटिव है। नए फैक्ट आएंगे और नया थ्योरी आएगा जो सेटिस्फाई करेगा चीजों को, वो क्या होगा, फॉलो किया जाएगा। 86 नंबर है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया हुआ है, साइंस अंडरगो पैराडिम शिफ्ट्स। अगला है, रीजन दिया है, एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी एंड लॉ में बी डिस्कार्डेड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। अभी जो हम लोग ऊपर में बात किए कि नया अगर कोई भी एविडेंस आएगा, ठीक है, जो पुराने लॉ हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो और ये और भाई परिवर्तन के साथ साथ भाई हमारा साइंस चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे देखेंगे, Which of the following should be emphasized by teacher for nurturing creativity? अगर क्रिएटिविटी हमें बढ़ाना है बच्चों का तो किस चीज को इनकरेज करना पड़ेगा, क्या चीज, किस पर जोर देना पड़ेगा। पहला है एंगेजिंग स्टूडेंट इन इक्वायरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड टास्क। हाँ, तो ये ऑप्शन जो है सब सही, एकदम सटीक है कि अगर हम लोग उनकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो डिस्कवरी ओरिएंटेड टास्क देना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1, 3 एंड 4 में, तो 2 तो होगा नहीं। हाईलाइटिंग राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स वाइल इवेल्युएटिंग स्टूडेंट। अगर राइट और रॉन्ग हम लोग करने लगेंगे तो वहाँ बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज होंगे और वो डिमिनिश फील करेंगे और वो खुद इनकरेज नहीं होंगे ये नए चीज को ढूंढने या क्रिएटिविटी को शो करने में। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू डू टास्क विदाउट एनी फियर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर उनको डर नहीं रहेगा तो नई चीज़ों को क्या करेंगे, ढूंढ पाएंगे या फिर उसकी डिस्कवरी कर पाएंगे। ए और सी जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। ड्यूरिंग अ साइंस क्लास अ टीचर शेयर विथ हर लर्नर्स दैट क्रेडिट फॉर इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूजुअली गिवन टू द थॉमस अल्वा एडिसन। सेवरल अदर बिफोर हिम वर्कड ऑन इट बट फेल। व्हाट डज द अबव रिमार्क बाय द टीचर इंडिकेट अबाउट द साइंस। ठीक, अगर टीचर अपने जो बच्चे को पढ़ा रही है उसको बताती है कि जो बल्ब बनाने का क्रेडिट है वो किसको मिलता है, थॉमस अल्वा एडिसन को, और लेकिन औरों ने कई ने उस पर काम किया बट वो सब क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक, तो ये जो रिमार्क है वो क्या शो करता है, साइंस के
बारे में। पहला है साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग से मतलब क्या है, साइंस हमारे सोशल फिजिकल बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू हम लोग उसमें लर्निंग करते हैं। दूसरा साइंस इज डायनेमिक, साइंस इज कलेक्टिव इंटरप्राइज। तीसरा है साइंस प्रमोट एस्पेक्टिज्म। ठीक है, एस्पेक्टिज्म। अगर देखा जाए, पहला साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, इसको समझा चुका हूं मैं। और ये जो फिलहाल में जो स्टेटमेंट है जो टीचर ने दिया है उसके हिसाब से ये वर्क नहीं करेगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, साइंस इज डायनेमिक। हाँ, डायनेमिक है, चेंजेबल है, चेंजेस होंगी। के बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, साइंस इज कलेक्टिव इंटरप्राइजेस। हाँ, कलेक्टिव इंटरप्राइजेस है, कई सारे लोगों का वर्क जो है वो मिलके हमको एक सिंगल रिजल्ट देता है साइंस में। ठीक है, कई सारे लोग वर्क करते हैं लेकिन कोई एक उसमें पास हो जाएगा, एक मतलब एक की कोशिश सफल हो जाएगी तो हमको फायदा मिलेगा। लेकिन ये क्या है, कलेक्टिव इंटरप्राइज, सब एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। प्रमोट स्पेक्टिज्म मतलब क्या, डाउटफुलनेस क्रिएट करता है? नहीं, साइंस एक कंक्रीट नॉलेज देता है हमको किसी भी चीज के बारे में। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी एंड सी कहाँ पर दिख रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। Why do scientists use scientific model to analyze the behavior of the system? सिंपल है, पढ़ के देख लेते हैं। मॉडल डज नॉट नीड इंस्ट्रूमेंट, गलत बात है, मॉडल में इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मॉडल डज नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटर कैलकुलेशन, पड़ती है इसमें भी। मॉडल आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम, ये है। हाँ, मॉडल क्या होता है, सिंपल होता है एनालाइज करना रियल सिस्टम के कंपेयर में। मॉडल कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 90. A teacher performed an experiment in the class and student recorded the following statement S1 and S2. S1 स्टेटमेंट है ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, दूसरा S2 स्टेटमेंट है ऑक्सीजन इज नॉन कंबस्टिबल गैस। ठीक है, दोनों ही इन्फेरेंस है। ठीक है, इन्फेरेंस मतलब निष्कर्ष है, दोनों ही यहाँ से लिखा है। तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है किसको, कंबस्शन, या लेकिन खुद वो कंबस्टिबल नहीं है, खुद वो जलेगा नहीं, खुद वो गैर ज्वलनशील गैस है। ठीक है, और ये दोनों ही इन्फेरेंस है, मतलब दोनों ही क्या है, हमारा निष्कर्ष निकाला गया है ऑब्जर्वेशन को, के रिजल्ट को देखने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से सारे साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल तक का हमको आया है। अगर मैं चले क्वेश्चन नंबर 61 में, तो ये प्रेशर पे क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट 11th में भी मिल जाता है, 7th में मिलता है, लेकिन वहाँ पर इस लेवल का नहीं रहता है, 11th में थोड़ा ठीक लेवल पर है ये वाला कॉन्सेप्ट। 62 नंबर देखेंगे अगर, तो 62 नंबर ये कॉमनली हम लोग पढ़ लेते हैं किसके साथ, अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेस पढ़ते हैं या फिर एज अ बेसिक नॉलेज हम लोग इसको याद रखा करते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करें तो ये क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पर बेस है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे, ये भी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में है। और यहाँ जो आपका जो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वो 10th के ही मेटल नॉन मेटल नाम के चैप्टर का था। 65 नंबर है कैंडल फ्लेम, ये चैप्टर नंबर, ये क्लास चैप्टर नंबर नहीं, क्लास 8th में इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, ये जो कंडक्शन कन्वेंशन, ये 7th क्लास में है इसका कॉन्सेप्ट। एनोड इम्प्योर, ये क्लास 10 का है। 67 68 ये भी क्लास 10th में है। 69 देखते हैं, ये क्लास 7th में एकदम डायरेक्ट डेफिनेशन दिया गया है इसके बारे में, क्लास 10th से जुड़ा हुआ है ये भी। 71 भी क्लास 10th से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 72 नाइट्रोजन फिक्सेशन से है, ये 7, 8 अलग अलग बुक में अगर देखा जाए तो अलग अलग क्लास में दिया हुआ है। और 73 देख लिया जाए, ये 9th क्लास का है।
74 अगर देखा जाएगा ये भी 10th क्लास का है। 75 को देखते हैं, ये भी 10th क्लास में है, 8th में भी है ये। उसके बाद 76 को देखेंगे हम लोग, तो डिफॉरेस्टेशन, ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, इसको हम लोग पढ़ के भी जवाब दे पाएंगे। ठीक, 77 ये 7th में पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप और 8th में, दोनों में ही है न्यूटन डिस्क। अगर मैं सबके बारे में बात करूँ, पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, न्यूटन डिस्क और पिनहोल कैमरा, तो ये 7 और 8 क्लास पर मिलेंगे ये हम लोग को। 78 नंबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर क्लास 8 में है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, ये भी 8 में है। हार्मोन्स के बारे में 10th में भी है, 8th में भी है। ये जो सेम टू सेम अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्लास 8 में है, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन। 81 नंबर जो है ये तो मीन्स पेडागोजी पर क्वेश्चन है। अगला साइंटिफिक एनालॉजी, ये भी पेडागोजी पे है क्वेश्चन। टीचर ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन न्यूक्लियर, ये भी कॉमनली बस पढ़ के हमको देना था इसका आंसर। 84 नंबर जो है ये भी पेडागोजिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जवाब दे सकते हैं हम लोग। 85 ये भी पढ़ के जवाब देने लायक है, अगर सारा चीज़ जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुआ है वो अगर समझ में आ रहे हैं तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। 86 ये जो है असर्शन रीजन, सिंपल पढ़ के ही देना है, ठीक है। 87 इंगेजिंग, ये भी असर्शन, ये भी सिंपल पढ़ के दे देंगे हम लोग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 88, ये भी पढ़ के देने लायक क्वेश्चन है। 89 चेक करते हैं हम, ये भी पढ़ के देने लायक है। और 90 भी ये सिंपल है, ये इसको हम ना पढ़ के दे सकते हैं इसका जवाब। तो अगर देखा जाएगा, तो अगर साइंस की मैं बात कर लूँ तो साइंस में जिस क्लास से क्वेश्चन पूछा जा रहा था इस सेट में, वो पूछा गया 7, 8, एक क्वेश्चन 9th का था और 10th का। 10th से ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जा रहे थे। तो अगर कैसे भी करके 9th और 10th को अगर हम लोग कवर कर लें, ठीक है, 9th 10th को कवर कर लिया जाए तो हमारा ज़्यादातर पार्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 7, 8 भी पढ़ा जा सकता है, 9th 10th को पहले अगर कवर कर लिया जाए तो ज़्यादातर पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली इसमें सोर्स क्या रहेगा, एनसीईआरटी बुक सोर्स रहेगा। एनसीईआरटी बुक में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू अगर कोई लगा ले तो आसानी से क्या हो जाएगा, इसका साइंस का पोर्शन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए।